हेलो फ्रेंड्स, मैं सिंह साहब स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी 12th बोर्ड की तैयारी। आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो अभी आप देख रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 3, पार्ट 1 और 2 पब्लिश हो चुके हैं। आई होप कि वो आपने देख लिए होंगे, राइट। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कॉलॉइड्स। तो यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें लिखी हैं, तो इसको समझते हैं कॉलॉइड क्या होता है। तो 3 शब्द यहाँ पे आपको मिलेंगे, है ना। एक तो होता है सॉल्यूशन और एक होता है सस्पेंशन। ठीक है, सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस और ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहां के पार्टिकल छोटे होते हैं और इसके पार्टिकल बड़े होते हैं, और इन दोनों के बीच में जो आता है इतने पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं कॉलॉइड्स। क्या बोलते हैं? कॉलॉइड्स। और ये क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस सिस्टम, राइट। एग्जाम्पल की बात करें तो नींबू पानी या फिर नमक पानी में मिला दो तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। यदि इसमें सॉल्ट सैंड यानी कि रेत को मिला दो किसमें? पानी में, तो आपको पता है हिलाओगे थोड़ी देर रहेगा फिर वापस नीचे आ जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन। और कॉलॉइड क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल ले लो, चौक है ना, उसको स्टिर करो तो वो तैरता रहता है उसी में, है ना, कुछ समय तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलॉइड्स। समझ में आया? तो ये इतना सा अंतर है, कॉलॉइड्स सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है। अब हम पढ़ते हैं इस थ्योरी को। सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजीनियस सिस्टम, ये हमने देख लिया। जब सैंड को पानी में हिलाते हैं तब क्या बनता है? सस्पेंशन। और जो बाद में जो सैंड है वो नीचे जम जाता है तो उसको सस्पेंशन बोलते हैं। अब सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच में एक और ग्रुप आता है जिसको हम बोलते हैं कॉलॉइडल डिस्पर्जन या फिर कॉलॉइड्स। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ये इन दोनों के बीच में आता है। तो यहाँ से कॉलॉइड के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो जो कॉलॉइड है वो हेट्रोजीनियस सिस्टम है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इन दिस सिस्टम वन सब्सटेंस, कॉलॉइड सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड यानी डिस्पर्स फेस्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अनदर सब्सटेंस विच इज नॉन एज टू डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होते हैं, है ना। तो एक फेज डिस्पर्स होता है दूसरे फेज में, तो जिस फेज में डिस्पर्ज होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, और जो डिस्पर्ज होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन फेज। जैसे मैं बात करूं सॉलिड का गैस में जाना, तो ये हो जाएगा डिस्पर्जन फेज और ये हो जाएगा डिस्पर्जन मीडियम। सॉलिड को गैस का एग्जांपल लो आप, तो जैसे स्मोक है, धुआं, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल है। अब बात करते हैं पार्टिकल साइज इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ कॉलॉइड। तो आपको ये पता चलेगा पार्टिकल साइज में के वजह से बहुत सारा अंतर है। इसके पार्टिकल साइज सॉल्यूशन के छोटे होते हैं, इसके बड़े होते हैं कॉलॉइड के सॉल्यूशन से, और कॉलॉइड से बड़े होते हैं किसके? सस्पेंशन के। इन सॉल्यूशन द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल क्या होते हैं? या तो आयन से रहते हैं और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। बट इन बात करें कॉलॉइड की तो द डिस्पर्स फेज में कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटॉन और सिंथेटिक पॉलीमर। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिस्पर्स फेज जो होता है उसमें सिंगल पार्टिकल भी हो सकता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स एक पार्टिकल। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिनका मास ज्यादा हो। एग्जांपल आपने देख लिया था पॉलीमर और प्रोटीन, ये मैक्रोमोलिक्यूल के एग्जाम है, ठीक है। और एक ग्रुप हो सकता है एटम और आयन का, मॉलिक्यूल का एक साथ बनके। तो ओवरऑल कहना ये चाह रहे हैं कि कॉलॉइड जो होता है उसका पार्टिकल बड़ा होता है सॉल्यूशन से, है ना। दीज कॉलॉइड पार्टिकल्स आर लार्जर देन सिंपल मॉलिक्यूल। ये जो कॉलॉइड के पार्टिकल होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल से ज्यादा होते हैं, या तो मिलके बना होते हैं, जैसे मैक्रोमोलिक्यूल है, प्रोटीन है, पॉलीमर है ना। ये सिंपल मॉलिक्यूल से तो बड़े ही हैं। बट दीज पार्टिकल्स आर स्मॉल इनफ टू रिमेन सस्पेंडेड, है ना, और ये सस्पेंशन से छोटे होते हैं। तो ये मैं आपको पहला जो एग्जांपल दिया था, ये सॉल्यूशन, ये कॉलॉइड और ये सस्पेंशन। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ी डायमेंशन की बात कर लें तो कॉलॉइड पार्टिकल जनरली 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है, और ये 1 नैनोमीटर यूनिट होती है 10⁻⁹ मीटर। यानी कि सिंपली कहा जाए तो 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होती हैं। तो नैनोमीटर एक बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है। और जो कॉलॉइड पार्टिकल का डायमीटर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से 1000 नैनोमीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 नैनोमीटर से कम होता है क्या? सॉल्यूशन का पार्टिकल, और 1000 से ज्यादा होता है किसका? सस्पेंडेड का, ठीक है। कॉलॉइड पार्टिकल्स ड्यू टू देयर स्मॉल साइज हैव एन इनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट मास। दिस सरफेस एरिया गिव्स सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स।
तो ये साइज कम होने से, है ना, पार्टिकल्स का जो साइज कम है उसकी वजह से सरफेस एरिया इनका बहुत ज़्यादा हो जाता है पर यूनिट मास देखा जाए तो, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं कॉलॉइड्स की, तो वो हम देखेंगे। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो हाँ, ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो दो तीन तरीके से इनको डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। पहला है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। पहला क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे किया गया है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के। ये तो आपको पता है डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। जिसमें डिस्पर्ज होता है उसको डिस्पर्स मीडियम बोलते हैं, जो डिस्पर्ज होता है उसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं। नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, फिर इनके नेचर के बेसिस पे कि जो इनका इंटरेक्शन है उसका नेचर के बेसिस पे किया गया है। और दूसरा टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज, पार्टिकल्स के टाइप्स पे, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के टाइप पे। तो ये तीन कैटेगरी अब हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो पहली क्या थी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट और ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो यहाँ पे टोटल 8 टाइप के कॉलर सिस्टम है, पॉसिबल है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, टोटल 8 टाइप्स के कॉलर सिस्टम हैं और उनको हम देखते हैं इस टेबल के फॉर्म में। अब बस ये कहना चाहूंगा कि ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 8 यहाँ पे आपको सिस्टम मिल रहे हैं, कॉलर सिस्टम, राइट। तो ये सब के सब याद होने चाहिए। क्या करना चाहिए, याद होने चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, हम सॉलिड लेते हैं। तो सॉलिड के साथ सॉलिड का, लिक्विड के साथ सॉलिड का, गैस के साथ। फिर हम लिक्विड लेते हैं, लिक्विड का सॉलिड के साथ, लिक्विड का गैस के, लिक्विड का लिक्विड के साथ, लिक्विड का गैस के साथ। फिर हम गैस लेते हैं, गैस का सॉलिड के साथ, गैस का लिक्विड के साथ, गैस का गैस के साथ। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो गैस का गैस के साथ, ये कॉलर्ड सिस्टम नहीं होता है, कॉलॉइडल सिस्टम नहीं होता है, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिया। तो आपका टोटल 9 होना चाहिए, इसलिए टोटल 9 नहीं होते हैं, 8 होते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गैस मिक्सर्स फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सर एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ कॉलॉइडल सिस्टम। और आपको जो पता है कि जो कॉलॉइडल सिस्टम होता है वो क्या होता है, हेटेरोजीनियस सिस्टम होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सर होता है, राइट। और चूंकि गैस क्या होता है, होमोजीनियस, इसलिए ये कॉलॉइडल सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब ये जो 8 हैं, तो यहाँ पे डिस्पर्स फेज ये दिए हुए और डिस्पर्जन मीडियम ये दिए हुए, यानी कि सॉलिड क्या हुआ यहाँ डिस्पर्स फेज, और अगेन डिस्पर्जन मीडियम क्या हुआ, सॉलिड ही। तो इस टाइप के कॉलॉइड को हम बोलते हैं क्या, सॉलिड सॉल। और इसका एग्जांपल होता है कलर्ड ग्लासेस, जेम स्टोन, राइट। यदि डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तब इसको हम बोलते हैं सोल। एग्जांपल होता है इसके पेंट्स, सेल फ्लूइड। अब सॉलिड और गैस, यदि गैस डिस्पर्जन मीडियम है, सॉलिड डिस्पर्स फेज है, तब इस टाइप के कॉलॉइड सिस्टम को हम बोलते हैं क्या, एरोसॉल। इस कॉलॉइड का क्या नाम है, एरोसॉल। इसका एग्जांपल है स्मोक एंड डस्ट। आपने देखा होगा डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल क्या होते हैं, सॉलिड, और वो एक गैस में रहते हैं। इसी तरह स्मोक में भी होता है, गैस होती है और उसमें कुछ कुछ पार्टिकल होते हैं सॉलिड के। अब बात करते हैं, यदि लिक्विड हुआ डिस्पर्स्ड फेज और सॉलिड हुआ डिस्पर्जन मीडियम, तब इसका एग्जांपल आता है जेल। इसके एग्जांपल है चीज, बटर, चिलीज। नेक्स्ट है लिक्विड हुआ तो इसको बोलते हैं इमल्सन, यानी कि मिल्क, हेयर क्रीम। इसके एग्जांपल है लिक्विड गैस हुआ तब एरोसेल। ये दोनों सेम है, एरोसेल एरोसोल, है ना। तो इसमें आ जाता है फोग, मिस्ट। अब ध्यान रखना, स्मोक जो है वो एरोसेल है, लेकिन वो किसका है, सॉलिड और गैस का। यहाँ पर गैस डिस्पर्जन मीडियम है और सॉलिड क्या है, डिस्पर्स फेज्ड। और इसकी बात करें तो यहाँ पर लिक्विड डिस्पर्स फेज्ड है और गैस क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। तब यहाँ पे एग्जांपल आता है फोग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे। नेक्स्ट होता है गैस का सॉलिड में, यानी कि इसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल, प्यूमिक स्टोन, फोम रबर, इसके एग्जांपल हैं। फिर होता है गैस लिक्विड, इसको बोलते हैं हम फोम कॉलॉइड। फोम कॉलॉइड के एग्जांपल क्या है, फ्रोथ, वेव्ड क्रीम एंड सोप लेदर। तो ये आपको टेबल पूरी याद होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यदि ये आपने याद नहीं की तो फिर कॉलॉइड का कोई वो नहीं है, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल यहाँ पे ये दिए हुए हैं कॉलॉइड के, जो कि मैं आपको बता चुका। अब बात करें डिस्पर्स मीडियम, हाँ, एक यहाँ पे ये होता है हाइड्रोसॉल क्या होता है, एक्वासॉल क्या होता है। यदि डिस्पर्जन मीडियम पानी हुआ तब उस सोल को हम क्या बोलते हैं, एक्वासोल या फिर हाइड्रोसॉल। यदि डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल हुआ तब उसको बोलते हैं एल्कोसॉल, ठीक है। ये पता होना आपको चाहिए। और सॉल क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में जाना, ठीक है। सॉलिड यदि डिस्पर्स फेज है और लिक्विड क्या है, डिस्पर्जन मीडियम।
अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन जो सेकंड है नेचर के बेस में, है ना। तो यहाँ पे दो तरह के होते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक क्या होता है, सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग होता है। लायोफोबिक क्या होता है, सॉल्वेंट रिपेलिंग। तो आपने अभी दो चीज पढ़ी होंगी, सुनी होंगी पहले, कि एक तो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक, है ना। तो ये सेम चीज है, अंतर इतना है, इससे आप रिलेट कर पाओगे, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो जो हाइड्रोफिलिक होता है वो केवल पानी के साथ है, यदि जब पानी क्या हो, डिस्पर्जन मीडियम, यदि पानी डिस्पर्जन मीडियम हो तब हम यूज करते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। यदि पानी डिस्पर्जन मीडियम नहीं है तब हम यूज करते हैं लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। इसके बीच का डिफरेंस एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो लायोफिलिक क्या करते हैं, सॉल्वेंट अट्रैक्ट, है ना। जो फिलिक है वो अट्रैक्ट करता है, सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करता है, और जो फोबिक है वो सॉल्वेंट को रिपल करता है। क्योंकि ये जो हाइड्रोफिलिक है वो क्या करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है, और हाइड्रोफोबिक क्या करता है, वाटर को रिपल करता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था अभी इसी इससे पहले वाले चैप्टर में, डिटर्जेंट वाले, है ना, जब हमने पढ़ा था मिसेल्स, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम जानते हैं लायोफिलिक कॉलॉइड्स के बारे में। तो सिंपली लिक्विड लविंग, ये लिक्विड को अट्रैक्ट कर रहा है, तो लिक्विड से प्यार करता है, यानी कि लिक्विड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो कॉलोइडल सोल विच आर फॉर्म डायरेक्टली बाय मिक्सिंग सब्सटेंस लाइक गम, जेलेटिन, स्टार्च, रबर विद अ सुटेबल लिक्विड द डिस्पर्जन मीडियम, है ना। जब ये कैसे बनता है लिक्विड सोल, सिंपली गम, है ना, और यहाँ पे कोई लिक्विड है, तो ये जो लिक्विड है वो क्या, डिस्पर्जन मीडियम, और ये क्या, डिस्पर्जन फेज। गम होगा, यहाँ पे जेलेटिन हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, रबर हो सकता है। तो ये किसके एग्जांपल हैं, लायोफिलिक सॉल्ट के। ये रिवर्सिबल होते हैं, दीज सॉल्ट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल सॉल्ट बिकॉज इफ द डिस्पर्जन मीडियम इज सेपरेटेड। जैसे मान लो यहाँ से इन्होंने ये किया गम, लिक्विड वगैरह, ठीक है। अब आप क्या करते हो, यहाँ से एक सोल बन गया, कॉलोइड सोल, कोई कॉलोइड सोल, कॉलोइडल सोल। अब यदि आप इसमें से पानी निकाल दो तो वापस से हमें गम मिल जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल। पानी कैसे निकालोगे, गर्म कर दो, है ना, डिस्पर्जन मीडियम निकालो कैसे, गर्म करके इवेपोरेशन कर दो तो पानी पूरा उड़ जाएगा। यदि वापस से आप पानी मिला देते हो, दिस सॉल्ट कैन बी रिकंस्टिट्यूट बाय सिंपली रीमिक्सिंग विद द डिस्पर्जन मीडियम। यदि वापस से आप पानी या वापस से वो लिक्विड जो आपने उड़ाया था उसको डाल देते हो तो वापस से हमें ये सॉलिड सॉल्ट मिल जाएगा, ये कॉलोइडल सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ये स्टेबल होते हैं, कोगुलेट नहीं होते हैं। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी लायोफिलिक के बारे में। अब बात करते हैं हम लायोफोबिक के बारे में। तो ये लिक्विड हेटिंग होते हैं, यानी कि आपको पता है ये लिक्विड रिपलिंग है, लिक्विड से रिपल करते हैं, लिक्विड से दूर भागते हैं, लिक्विड इनको पसंद नहीं है। लायोफिलिक में लिक्विड पसंद थे, वो उनको पास लाना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, उनके साथ रहना चाहते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, ये पानी से, लिक्विड से दूर भागना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स ये सॉल्ट ज़्यादा स्टेबल तो नहीं होंगे, और ये सिंपली डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स नहीं होंगी, है ना। सिंपल मिक्सिंग विद द डिस्पर्जन मीडियम डू नॉट फॉर्म द कॉलोइडल सॉल्ट, राइट। तो जो कॉलोइडल सॉल्ट है वो आसानी से नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो डिस्पर्जन मीडियम में जो लिक्विड है उससे रिपल करते हैं। अब ये कुछ स्पेशल मेथड्स के द्वारा बनाए जा सकते हैं, और इस टाइप के सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, लायोफोबिक सॉल्ट्स, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। दीज सॉल्ट्स कैन बी इजीली प्रेसिपिटेट और कोगुलेट, इनको आसानी से प्रेसिपिटेट किया जा सकता है, कोगुलेट किया जा सकता है, और उधर जो लायोफिलिक थे उनको ऐसा नहीं किया जा सकता था। यदि आप वो कैसे कर सकते हैं प्रेसिपिटेट, आप इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिला दीजिए, या फिर हीटिंग कर दीजिए, या फिर सेकिंग कर दीजिए, है ना, कोगुलेट हो जाएंगे। और ये स्टेबल नहीं रहते, ऑफ कोर्स स्टेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि हम इनको उस लिक्विड में मिला रहे हैं जहां पे ये इनको पसंद ही नहीं है, ये लिक्विड को रिपल करते हैं, तो ऑफ कोर्स स्टेबल कैसे रहेंगे, वहां से भागने की कोशिश करेंगे। दी सोल्स वंस प्रेसिपिटेटेड, यदि एक बार प्रेसिपिटेटेड हो गए, डू नॉट गिव द बैक द कॉलोइडल सॉल्ट बाय सिंपल एडिशन ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, वापस ये नहीं, हमें वापस से हमें कॉलोइडल सॉल्ट नहीं मिलेगा। हमने क्या कहा, हमने वहां पे देखा था कि यदि सॉल्ट मिल गया, यदि आप इसमें वापस से कुछ करना चाहते थे, जो लायोफिलिक था वहां पे जो सॉल्ट है, यदि आप इसमें से पानी उड़ा दो, लिक्विड उड़ा लो, तो वापस से हमें वो मिल जाता था, उसमें वापस से हम लिक्विड डाल दो तो वापस से हमें कॉलोइडल सॉल्ट मिल जाता था। यदि यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन गया तब हम वापस से कॉलोइडल सॉल्ट नहीं बना सकते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल, है ना। और इनको स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि ये जानते हो स्टेबल नहीं है लायोफोबिक, तो इसलिए हमको कुछ क्या करते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट इसमें डालते हैं, जिससे थोड़ा सा स्टेबल रह सके। तो ये था दूसरा क्लासिफिकेशन। अब हम चलते हैं तीसरे क्लासिफिकेशन की तरफ। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है उस पर स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है लायोफिलिक और लायोफोबिक में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ डिफरेंस फिलिक और फोबिक। आपने देखा होगा सिंपली लिक्विड लविंग होता है ये,
ये लिक्विड हीटिंग होता है, ये स्टेबल रहता है, ये नॉन स्टेबल रहता है, ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है ना। तो ये आप लिख सकते हो, वापस भी इसको गेट कर सकते हैं, ये प्रेसिपिटेट बन गया तो वापस इसको हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब तीसरे क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्ज फेज, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। तो अब देखो तीसरा टाइप क्या रहता है, तीसरे टाइप में हम कॉलॉइड को इन 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। इन 3 कैटेगरी में क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं मल्टीमोलिकुलर कॉलॉइड्स। तो देखो मैं एक बार इनको तीनों को एक साथ बता देता हूँ थोड़ा सा, मैक्रोमोलिक्यूल्स और मल्टीमोलिकुलर, राइट। तो देखो मल्टीमोलिकुलर कॉलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स और एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। तो ये जो एसोसिएटेड कॉलॉइड्स हैं इसको हम बोलते हैं मिसेल्स, मिसेल्स भी इसको हम बोलते हैं, राइट। अब देखो मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी के नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टी का नाम क्या होता है, मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला कॉलॉइड, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर। और यहाँ पे मैक्रोमोलिकुलर होते हैं, मैक्रोमोलिकुलर के एग्जांपल क्या होते थे, प्रोटीन वगैरह। और यहाँ की बात करें एसोसिएट कॉलॉइड्स की, तो यहाँ पर लो कंसंट्रेट पे वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, और यदि कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तब वो बन जाते हैं मिसेल्स यानी कि एसोसिएट कॉलॉइड्स। तो देखते हैं फटाफट। On dissolution of species having size in the colloidal range diameter 1 nanometer is formed by aggregation of a large number of atoms or smaller number of substance। तो ये क्या कह रहा है कि बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम होता है, तो वो आपस में इकट्ठी होती हैं और फिर क्या करती हैं, एग्रीगेशन होकर कॉलॉइड सॉल्यूशन बनाती हैं, ठीक है। दीज फॉर्म्स आर मल्टीमोलिकुलर कॉलॉइड्स। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर गोल्ड सॉल है ना, जो बहुत सारे साइजेस के अलग अलग एटम कंटेन किया रहता है, और एक देखें सल्फर सोल, उसमें S8 के बहुत सारे थाउजेंड्स एटम होते हैं, ठीक है। मैक्रोमोलिकुलर की बात करें तो मैक्रो का मतलब आपको क्लियर है, जिसका मास ज़्यादा हो, मैक्रोमोलिकुलर्स है ना, जैसे आपने एग्जांपल देखा था प्रोटीन वगैरह है ना। तो ये क्या करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सुटेबल सॉल्वेंट फॉर्म सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइज इन द कॉलॉइडल रेंज। तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका साइज कॉलॉइडल रेंज में होता है, यानी कि 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो अगेन इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलॉइड सॉल्यूशन ये बना लेते हैं। और ये जो था मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड, तो यहाँ पे 1 नैनोमीटर से कम वाले एटम आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, है ना। तो जब 1000 हो जाएंगे तो साइज कितना होगा, 1000 नैनोमीटर, तो अगेन वो कॉलॉइडल रेंज में आ जाएंगे, हाँ कि ना। तो वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन बना लेंगे, अब कॉलॉइड बना लेंगे, सॉरी, ठीक है। अब एग्जांपल इसकी बात करें तो इसमें और क्या चीज दी है, हाँ, ये 2 सॉल्यूशन की तरह लगते हैं और ये क्वाइट स्टेबल होते हैं, यानी कि अच्छे खासे स्टेबल रहते हैं। एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले तो आप मैक्रोमोलिकुलर का एग्जांपल देख लो, स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स हैं। नॉन मेड की बात करो तो सारे पॉलीमर ले लो, पॉलीथीन, नायलॉन, ये क्या है, पॉलीमर्स के एग्जांपल है, सिंथेटिक रबर, पॉलीस्टीरीन। तो ये कुछ एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, बाकी ये पता होना चाहिए मैक्रोमोलिक्यूल्स कॉलॉइड्स होते क्या है। फिर तीसरा था एसोसिएट कॉलॉइड्स, है ना, और इसको हम मिसल्स भी बोलते थे। तो जैसा कि मैंने बताया था, लो कंसंट्रेट पे कुछ सब्सटेंस क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। यदि कंसंट्रेशन और बढ़ा दिया है तो कॉलॉइडल बिहेवियर उसमें आ जाता है ना, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मिसल्स, और इसको एसोसिएटेड कॉलॉइड्स भी बोलते हैं। जो मिसेल्स फॉर्मेशन इधर होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर का नाम होता है क्राफ्ट टेम्परेचर, जिसको हम TK से डिनोट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, एट विच मिसेल्स फॉर्म इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। और एक पर्टिकुलर इसकी कंसंट्रेशन होती है जब मिसेल बनता है, तो उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, तो जिसको हम CMC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कभी टर्म आए कि क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, CMC क्या होती है, तो इससे आप वंचित ना हो, मतलब परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पर ये सिंपल आपको बता दिया गया है। अच्छा, दीज कॉलॉइड्स आर रिवर्ट बैक टू इंडिविजुअल आयंस अपॉन डाइल्यूशन। यदि आप पानी मिलाओगे तो वापस से ये रिवर्ट बैक चले जाएंगे, यानी कि रिवर्सिबल हैं। इनके एग्जांपल की बात करें तो सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट है, इनके एग्जांपल हैं। जैसे और जो CMC कंसंट्रेशन है वो कितनी होती है, 10⁻⁻4 से 10⁻3 के बीच में मोल पर लीटर, ठीक है, फॉर सोप्स की बात कर रहे हैं। These colloids consist of both liophobic and liophiलिक पार्ट। तो ये जो सोप colloids रहते हैं इनमें दोनों पार्ट होते हैं, liophobic एंड liophiलिक पार्ट। देयर मे बी मोर देन 100 मॉलिक्यूल्स इन अ मिसेल, 100 से ज़्यादा भी मॉलिक्यूल्स एक मिसेल में हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिएगा
जैसे एक एग्जांपल है साबुन का, पता है, सोप का। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चेन है, ये इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस चेन को आर। तो ये जो अल्काइल चेन है ये एक्ट करती है किस तरीके से, ये जो आप चेन देख रहे हैं ना, हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर रिपेलेंट, पानी से नफरत करती है, लिक्विड से नफरत करती है। दूसरी होती है हाइड्रोफिलिक हेड, ये पोलर है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड, है ना। तो ये RCOO माइनस के फॉर्म में जो सोप होता है उसकी ये बात कर रहे हैं। तो फाइनली इसको देखा जाए तो ये जो हेड बन जाता है ये इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल। ये हाइड्रोकार्बन है और ये पोलर है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोफोबिक, जिसको पानी से नफरत है, और इसको पानी से प्यार है, ठीक है। दुनिया प्यार पर टिकी हुई है। अब देखो यहां तक देख लिया था ना। मैकेनिज्म की हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सोप सॉल्यूशन जो होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ हायर फैटी एसिड इज सोप। तो ये सोप की डेफिनेशन मैंने आपको 16 चैप्टर में बताई थी कि जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं किसके, हायर फैटी एसिड के। हायर फैटी एसिड तो पता है आपको, जिसमें बहुत सारे कार्बन होते हैं, है ना। जैसे ये है 18 कार्बन का एसिड है ये, और ये सोडियम का सॉल्ट है। तो ये क्या हुआ, एक एग्जाम्पल हुआ सोप का, ठीक है। अब इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। यदि आप इसमें सोप को यदि पानी में मिलाते हो तो ये डिसोशिएट हो जाता है एनायनिक और आयनिक में, सॉरी एनायनिक और कैटायन में, ठीक है। तो ये जो पार्ट है RCO माइनस, ये कौन सा एनायन है, और ये Na प्लस। अब हम पर्टिकुलर फोकस इस पे कर रहे हैं। तो RCO माइनस, तो ये जो R होता है वो नॉन पोलर होता है, और जो COO माइनस है ये क्या होता है, पोलर होता है। तो इसको हम क्या बोलते थे, हाइड्रोफोबिक, और इसको क्या बोलते थे, हाइड्रोफिलिक बोलते थे, क्योंकि ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। इस डायग्राम में मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, मिसेल कैसे बनता है उसके बारे में, क्योंकि मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ना उसकी। तो RCO माइनस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, CO माइनस ग्रुप हाइड्रोफिलिक रिमेन्स इन द वाटर, ठीक है। तो जो CO माइनस है वो पानी के अंदर चले जाते हैं और हाइड्रोकार्बन चेन सरफेस पर रह जाती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ये दो पिक्चर दी हुई है। जो पहली पिक्चर है वो कब किसकी है, अरेंजमेंट ऑफ स्टीरिएट आयंस ऑन द, स्टीरिएट आयन क्या होता है, सिंपली कुछ नहीं, RCOO माइनस, इसको बोल दिया हम स्टीरिएट आयन, है ना। तो ये जो था इस तरीके से देखा था हमने, ये हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफिलिक। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये वाला हाइड्रोफोबिक, वो तो बाहर रहेगा सरफेस पर, और ये अंदर चला जाएगा, है ना। तो अरेंजमेंट ऑफ स्टीरिएट आयन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सोप, सोप की लो कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। यदि हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन पे जाते हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ स्टीरिएट आयंस इनसाइड द बल्क ऑफ वाटर आयनिक मिसेल्स एट क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन ऑफ सोप। तो यानी कि CMC कंसंट्रेशन पे बात कर रहे हैं सोप की, तब कुछ इस तरीके का स्पेयर बनता है ना। ये जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट एक सेंटर की तरफ जा रहे हैं और ये बाहर निकल रहे हैं COO माइनस, राइट। तो ये जो क्या बन जाता है, आयनिक मिसेल। अब इसके बारे में थोड़ी थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो थ्योरी पढ़ लो। नाउ एट क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन यानी कि CMC, द एनायंस आर पुल्ड इनटू द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन एंड एग्रीगेट टू फॉर्म अ स्फेरिकल शेप विद देयर हाइड्रोकार्बन चेन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड COO माइनस पार्ट रिमेनिंग आउटवर्ड एंड और द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो ये सब मैंने बता दी, ये CO माइनस बाहर है और ये अंदर को जा रहे हैं और ये एक स्फीयर बना रहे हैं, ठीक है। अब इस एग्रीगेट को क्या बोलते हैं हम, आयनिक मिसेल, और इसमें 100 से ज्यादा भी ऐसे आयन होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है साबुन का, ठीक है, सोडियम लॉर्ड सल्फेट। ये किसका एग्जाम्पल है, सोप का, ठीक है, डिटर्जेंट का। अब देखो हम बात कर रहे हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की। ऑफ सोप, साबुन से किस तरीके से सफाई होती है। तो इसको डायरेक्ट आप इस फिगर से समझिएगा। मान लो ये डर्ट है, ये कोई ऑयल है या किसी का ड्रॉपलेट है, ये कपड़ों में चिपका हुआ है और इसको हम साफ करने हैं तो कैसे होता है, ये ग्रीस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। अब ये जो ग्रीस का ये जो ऑयल है, इससे कुछ इस तरीके से स्टीरिएट आयन आ गए, है ना। चूंकि ये अंदर चला गया हाइड्रोफोबिक पार्ट, है ना, और ये पोलर बाहर हो गया, इस तरीके से ये अरेंज हो जाते हैं। अब आपको पता है पानी जो होता है उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं, है ना, तो सब पानी की तरफ अट्रैक्ट जाएंगे, यानी कि एक स्फीयर ये बना लेंगे, मिसेल बना लेंगे, और इस तरीके से ये जो था ग्रीस वो बाहर निकलेगा पानी के साथ, ये चला जाएगा कपड़ों से छूट के, ठीक है।
Since the polar groups can interact with water, the oil droplet surrounded by straight iron is now pulled in water and removed from the dirty particle. तो जो आपको पता है पोलर ग्रुप जो होते थे वो पानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये वाले है ना, तो पानी की तरफ पानी के साथ ही चले जाएंगे, यानी कि ड्रॉपलेट वहां से जो फैट था, जो डर्ट थी, वहां से निकल जाएगी। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स थे। तो अब हम देख रहे हैं कि आखिरकार हम कॉलॉइड सॉल्यूशन को, कॉलॉइड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो हम तीन मेथड देखेंगे। पहला है जिसमें से केमिकल मेथड, दूसरा है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन एंड या फिर उसको हम बोलते हैं बेरेटिक्स आर्क मेथड, और एक और होगा तीसरा वाला जिसका नाम होता है पेप्टाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल मेथड। तो इसमें क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं, है ना, जैसे डबल, चार तरह की इसमें एनसीईआरटी में दी हुई है, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो इनकी एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल से क्या बनता है, सोल्स बनते हैं। देखो, तो चार रिएक्शंस आपको याद करनी है। ठीक है, एक तो AS2O3 की H2S के साथ है, तो इसमें होता है डबल डिकम्पोजिशन और हमें ये मिलता है सोल। ठीक है, सोल मतलब, सोल क्या होता है, सॉलिड को जब आप लिक्विड में डालते हो वही सोल क्या होता है, सोल होता है ना। अब देखो, यहां पर SO2 को जब H2S के साथ किया गया तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहां पे 3S, इसको बोलते हैं सोल, ये -2 में था, यहां पे 0 गया। ठीक है, AuCl3 को जब हम SCHO और H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन होता है, यहाँ पे +3 में होता है Au और यहाँ पे 0 में, तो अगेन +3 से 0 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमें सोल प्राप्त होता है। फोर्थ रिएक्शन है FeCl3 का हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम, तो हाइड्रोलाइसिस से हमें FeOH3 का सोल प्राप्त होता है। हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं, FeCl3 है ना, हाइड्रोलाइसिस करना है, एक प्लस H, एक जगह जाएगा H+, दूसरी जगह OH-, राइट, तो HCl और FeOH3। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, FeOH3 और 3HCl। सिंपल। ये सेकंड मेथड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन एंड ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो ये सिंपल है, इसमें हम इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं, करंट, लाइट वगैरह का यूज करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, डिस्पर्जन एंड कंडेंसेशन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। में डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व करती हैं। तो हम देखेंगे डिस्पर्जन और कंडेंसेशन कैसे इन्वॉल्व करती हैं। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम के जो मेटल हैं वो इस तरीके से इनका सोल बनता है, कॉलॉइड बनता है। इलेक्ट्रिक आर्क इज स्टैक्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल इमर्स्ड इन द डिस्पर्जन मीडियम। तो अब हम इसको समझते हैं एक डायग्राम से। तो ये डायग्राम है ना, तो यहां पे इन्होंने क्या लिया, जैसे मैं इसको बता देता हूं, इस तरीके से देखो, ये पानी है, ठीक है, यहां पे पानी भरा हुआ है। अब आपने दो इलेक्ट्रोलाइट ले लिए जो किससे बने हुए हैं, मेटल से, और जो तीन मेटल हैं वही होना चाहिए। कौन कौन से मेटल मैंने आपको बताए थे, गोल्ड था, सिल्वर था और प्लेटिनम। मान लो ये सिल्वर का है, ठीक है, Ag। अब होगा क्या, ये आपने पानी में डुबे और यहां से स्ट्रॉन्ग बैटरी लगा के आपने करंट पास किया, तो ये जो मेटल है वो वेपराइज होगा, यहां से मेटल आएगा, पानी में वेपराइज होगा और फटाक से ये उड़ेगा। और चूंकि हमें तो कॉलॉइड बनाना है, अब ये उड़ गया तो हमारे किस काम का, तो इसको हमें उड़ने नहीं देना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन कैसे होगा, यहाँ पे बगल में हम लगा देते हैं आइस, है ना, तो आइस हम इधर रख देते हैं। तो ये तो डिस्पर्जन मीडियम हुआ, यहाँ पे डिस्पर्जन हो रहा है, और ये आइस क्या करेगी, इस वेपर को कंडेंस कर देगी, यानी कि ऊपर नहीं जाने देगी। तो इतना सा रोल रहता है, इस तरीके से हम ये बना सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, मेटल इज वेपराइज्ड बाय द इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज आर्क। जैसे वहां पे वो स्ट्राइक होगी, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पार्क होगी, सॉरी, उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी हीट निकलेगी, तो मेटल वेपराइज होगा। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हीट का यूज करते हैं। तो उसमें एक आइस बात रखा हुआ है ना, आइस का यूज करते हैं, जैसे ये आइस बात यहाँ रखा हुआ है। तो ये हुआ हमारा दूसरा तरीका। अब बात करते हैं हम तीसरे तरीके की, जिसका नाम है पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन क्या होता है, इस तरीके से हम कैसे कॉलॉइड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कॉलॉइडल सॉल्ट बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है पेप्टाइजेशन की, तो सिंपल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कॉलॉइडल सॉल्ट इज नोन एज पेप्टाइजेशन। इतना लिख सकते हो, बाकी थोड़ा बड़ा लिख के आओ तो सही रहेगा। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो प्रेसिपिटेट होता है ना, उसको हिलाकर कन्वर्ट करते हैं कॉलॉइड सॉल्ट में, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझो,
और यहाँ पे हम एक पेप्टाइजिंग एजेंट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। क्यों? एक ये है आपका पीपीटी, ठीक है, ये है आपका डिस्पर्सिव मीडियम, मान लो ये पानी है और आपने एक लिया इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो इसमें आपका कुछ इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखो यदि ये AgCl है तो इसमें से एक आयन, यदि ये Ag प्लस होगा या फिर Cl माइनस होगा, तो एक आयन यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। ये क्या है? पेप्टाइजिंग एजेंट, पेप्टाइजिंग एजेंट। तो पेप्टाइजिंग एजेंट में एक आयन एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। तो मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ AgNO3। अब आप क्या करते हो, इन दोनों को इस पानी में डाल देते हो। तो प्रेसिपिटेटर डाल दिया, ये डाल दिया, आप बंद करके डब्बे को आप अच्छे से हिला देते हो, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेप्टाइजेशन बन जाएगा, यानी कि AgCl का सोल बन जाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट हो गया पेप्टाइजेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।